आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, साथ ही साथ यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और यूजीसी नेट के, जैसा कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से जो एप्लीकेशन पे क्लास हो रही है उसको ठीक तरीके से पढ़ते रहे तो कम समय में बेहतर ढंग से आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे आपको दोस्तों एप्लीकेशन पे सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। मतलब जो आपके सिलेबस है वो सेम टू सेम उसी सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होता है कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। समय समय पे आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में बेहतर ढंग से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी, इट मीन एक बार फीस पेमेंट करेंगे तो आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश स्टेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं सबका अलग अलग बैच उपलब्ध है। और दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी होगा तो। और मैं बता दूं, एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स ले सकते हैं। या मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और अलग से अगर जो आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अलग से भी सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने लोग भी जुड़े हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो दूसरी क्लास है वो सुबह में 10 बजे से चल रही है, उस क्लास ग्राफी पे चलती है। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप डायरेक्ट ग्राफी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी क्लास को देख सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से क्लास होती है और यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक क्रम से देख रहे हैं। 2013 के टीजीटी को देखा गया है, फिर 2016 के टीजीटी को देखा गया है और अब उसी क्रम में अगली क्लास वहां पे होने वाली है। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। तो हैरड व डोमर मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो हैरड डोमर मॉडल की कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हैरड डोमर मॉडल के अनुसार हैरड डोमर मॉडल में ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की में जो स्थिति है वो किस चीज की है? वो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर से कम आय स्तर पे संतुलन नहीं होता है भैया। कम पे नहीं होता है, बराबर पे होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो कहा था किसने? किन्स साहब ने, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? किन्स साहब ने, जो अपनी थियरी दिया था। तो कहा था कि अर्थव्यवस्था देखिए पूर्ण रोजगार की स्तर में तभी भी रह सकता है जब लोगों की जो आय हो वो क्या हो? थोड़ी सी कम हो। या मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार के लिए क्या होना चाहिए कि सभी को कार्य मिलना चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि हैरड डोमर मॉडल में इन्होंने किसकी बात की है? पूर्ण रोजगार की बात की है। सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति है, अर्थात इन्होंने क्या किया है? इन्होंने स्वतंत्र
स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात की है। अर्थव्यवस्था बंद है, बिल्कुल ठीक है, ना आयात होता है ना निर्यात होता है, और ना ही कोई आर्थिक क्रियाएं होती है। बचत की सीमांत और औसत प्रवृत्ति क्या है, समान है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भैया, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्वेश्चन छोटा दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो दिया नहीं है। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत। देखिए, अब इसमें से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, टीजीटी और पीजीटी की बात करें। फिर आगे बात करते हैं, असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में क्या कहा था लेविनस्टीन ने कि अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम पाई जाती है, और इस वजह से सरकार को प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो एक न्यूनतम अवस्था में रुक जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में क्या मतलब इतना निवेश करना चाहिए कि उनको इस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय के जाल से बाहर निकाला जा सके। ये लेविनस्टीन साहब बताते हैं। असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास की बात कौन करता है? लेविस करते हैं। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, कृषि और उद्योग। उत्पादन के दो क्षेत्र हैं, कृषि और उद्योग। कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, इसको क्या किया जाना चाहिए? उद्योगों की तरफ हस्तांतरित करना चाहिए। सतत विकास की बात करें तो सतत विकास आप लोगों ने देखा ही दोस्तों, हैरेड मॉडल, मतलब विकास जो होना चाहिए वो निरंतर रूप से चलना चाहिए। और पूर्ण रोजगार संतुलन का स्वर्णिम युग की बात करें तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। स्वर्णिम युग की बात कौन करता है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ही तो करती है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, रोस्टो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अंतिम चरण है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम याद आना चाहिए, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उसमें बताया था कि एक अर्थव्यवस्था अगर जो विकास कर रहा है तो वो 5 चरणों से गुजरेगा। तो पहला चरण जो होगा वो क्या होगा? वो मंदी की स्थिति होगी। मंदी की स्थिति मतलब अर्थव्यवस्था मंदी में फंसी हुई है, अर्थात उत्पादन का स्तर बहुत ही कम है, ना बहुत मांग है ना बहुत उसकी पूर्ति हो पा रही है। दूसरी अवस्था क्या बताया था? आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। तीसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था। चौथी अवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवी अवस्था जो थी वो अत्यधिक उपभोग। और यही जो था अंतिम चरण था, यही अत्यधिक उपभोग या अत्यधिक उत्पादन होगा, तभी जाकर के क्या होगा कि अर्थव्यवस्था स्वर्णिम युग में होगी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बृहद स्तर पर उच्च उपभोग का युग, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात मार्क्स के सिद्धांत में पूंजी के ऑर्गेनिक संयोजन को प्रदर्शित करता है? जहां C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू जो होगा स्थिर पूंजी, V जो है चल पूंजी, और S जो है वो अतिरिक्त मूल्य है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, और कोई कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे ब्याज दर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये शोषण दर की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक संयोजन जो है, इसी को क्या बोलते हैं? शोषण की दर बोलते हैं। शोषण की दर आप दो पढ़ते हैं, एक शोषण की दर पढ़ते हैं और एक ब्याज की दर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शोषण के दर की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। C/V, अर्थात जो स्थिर पूंजी होगा
वो उसका उसका अनुपात किससे लिया जाएगा? चल पूंजी से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। ठीक है, तो चल पूंजी का मतलब क्या है? कई बार आपने पढ़ा होगा परिवर्तनशील पूंजी। ठीक है, तो सी स्थिर पूंजी अपन चल पूंजी अर्थात परिवर्तनशील पूंजी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का बिल्कुल ठीक है उत्तर। अगला प्रश्न कि कौन सी एक समृद्धि दर हेरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल से संबंधित नहीं है? क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए भाई, किसका किसका नेट हुआ है? 2-3 लोगों का तो पता चला है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं। और कोई नया महानुभाव कोई हो तो बता दीजिए। ठीक है, तस्नीम खान जी का क्वालिफाई हुआ है ना? तो बस यहाँ पे बस बात इतनी सी है कि आपने देखा ही होगा कि तस्नीम खान जी ने जितनी भी क्लास हुई है उसको बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही धैर्य से सारी क्लासेस को उन्होंने देखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल किसी एक व्यक्ति का परिणाम है। जब आपको सफलता मिलती है तो बहुत सारे लोगों का उसमें परिणाम होता है, बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है और उसमें सबसे मजबूत जो भूमिका होती है वो केवल और केवल आपकी होती है। मतलब मेहनत आपने खूब किया है। दुनिया में कहीं भी कोई भी कुछ भी पढ़ा ले, अगर जो आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से सफलता मिलेगी? तो आपने खूब मेहनत किया है, लगातार प्रयास किया है। तो सभी लोगों को, जो लोग भी नए हैं कंपटीशन में, वो लोग भी ये समझ लीजिए कि अगर जो आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जो है वो क्या होगी? निश्चित रूप से मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि अरे भाई इस प्रश्न में गलती क्यों कर रहे हैं भैया, इस प्रश्न में गलती क्यों कर रहे हैं? जी एन इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, इसमें ये आपको नहीं पता है कि ये अवांछित समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर और वास्तविक समृद्धि दर की बात होती है। तो इसमें ऐसा थोड़ी होता है, औसत समृद्धि दर की बात थोड़ी होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं औसत समृद्धि दर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो कौन सी एक समृद्धि दर हार्वर्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल से संबंधित नहीं है? तो जी एन जी डब्ल्यू और जी ए है। और इसमें इन्होंने वांछित समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर और वास्तविक समृद्धि दर की बात की है। जहां पे ये तीनों बराबर होते हैं वहीं पे की बात करते हैं, स्वर्णिम युग की बात बोलते हैं। ठीक है, स्वर्णिम युग की बात बोलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है, जो मेहनत करेगा यार उसको सफलता मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत करेगा, मैं विश्वास से कह रहा हूं कि इस चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बता सकता हूं कि यार आपको सिलेक्शन मिलेगा। बस आप अपने धैर्य को ना खोइएगा और दिमाग में कोई भ्रांति नहीं पाइएगा। इस चैनल पे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन एक एक नाम लेना भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। लोगों को तो उसमें थोड़ा सा वो चीजें क्या होती है, एक्स्ट्रा हो जाती हैं। लेकिन जो वो लोग वही हैं जो लोग लगातार बने हुए हैं, वो लोग वही हैं जिनको सिलेक्शन मिलने वाला है, जो लगातार बने हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी सेशन का छोड़ते नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ए की तरफ सभी लोग मूव कर रहे हैं। और कोई भाई? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो गार्डेनर एकले साहब है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि लाभ की स्थिति को बेहतर करने के लिए या अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्यों में क्या करना पड़ेगा? वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? जब मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में भी क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, पुनर्विनियोग मापदंड का मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पुनर्विनियोग मापदंड को होना चाहिए मूल रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया?
चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कि पुनर्विनियोग मापदंड को मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, लेवेंस्टीन साहब की तरफ बोल रहे हैं। क्या कहा था भैया इन्होंने? ठीक है, क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो संसाधन है, संसाधन जो है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए, वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसको क्या हो, इससे अत्यंत ही लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो पुनर्विनियोग मापदंड को मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? लेवेंस्टीन के द्वारा। और एक छोटी सी बात इन्होंने कही थी, ये कही थी कि संसाधनों का जो वितरण होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है अर्थात जो भविष्य की पीढ़ी है उसको क्या हो, उसको लाभ की प्राप्ति हो। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अब देखिए ये आसान सा प्रश्न है कि लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की बात करता है? तो लेविस साहब क्या बढ़ते हैं दोस्तों, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लुईस भी कहा जाता है। लुईस अलग है कि लेविस को ही लुईस बोला जाता है? यस या नो में कमेंट करके बताइएगा। कभी लेविस दे देता है, कभी लुईस दे देता है। तो क्या लुईस और लेविस एक ही अर्थशास्त्री हैं कि दो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं? जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, कभी लेविस कभी लुईस। तो क्या एक अर्थशास्त्री है या दो अर्थशास्त्री अलग अलग है? बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि उत्पादन प्रक्रिया में दो क्षेत्र शामिल होते हैं, एक होता है कृषि और दूसरा होता है पूंजीगत या उद्योग। ठीक है, तो ये जो कृषि होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें श्रम का अतिरेक पाया जाता है। मतलब श्रम का अतिरेक का मतलब क्या होता है कि जितने श्रमिक इसमें चाहिए उससे ज्यादा श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो श्रम का अतिरेक है ना, इसको क्या करिए, मूव कराइए किसके तरफ, उद्योगों के तरफ। ठीक है, और जैसे ही ये कृषि में जो श्रम का अतिरेक है वो खत्म हो जाएगा और ये लोग उद्योगों की तरफ मूव कर जाएंगे, तो देश जो है वो आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आसान है कि नहीं है? आज के बाद कभी भूलेगा आप इस बात को, पता है कि आप इस बात को एक दो पृष्ठ में पढ़ेंगे, मैं आपको दो तीन लाइन में बता दे रहा हूँ। आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे कि जो लेविस हैं इन्हें ही लुईस भी बोला जाता है। इन्हें ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक है कृषि और दूसरा है उद्योग। कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है। श्रम का अतिरेक पाने का मतलब यह है कि जितने श्रमिक की जरूरत है उससे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो अतिरेक है इसको मूव करा दीजिए उद्योगों के तरफ, और जैसे ही ये मूव कर जाएंगे कृषि में अतिरेक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। फिर जिंदगी में कभी भूलना नहीं इस बात को। ठीक है, छोटी सी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पर होता है जहां, स्वर्णिम युग किस बिंदु पे होता है? चलिए भाई बताइए। बिल्कुल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पे होता है, कहां पे होता है सर? किसको किसको याद है? डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के। ये क्या है भैया, डेल्टा एन अपान एन क्या है और डेल्टा के अपान के क्या है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बी बोल रहे हैं ना। इसको क्या इंडिकेट करते हैं, डेल्टा एन अपान एन क्या है, ये जनसंख्या में वृद्धि है। क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, बी सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, डेल्टा के अपान की क्या है, ये है पूंजी वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इजी सी बात हो जाएगी।
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर इज इक्वल टू पूंजी वृद्धि दर, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि इस वाले इसको भी आपको याद रखना है, कभी कभी जनसंख्या वृद्धि दर और इज इक्वल टू पूंजी वृद्धि दर नहीं बताता है, कभी बस इतना बता देता है कि डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान एन, डेल्टा के अपान के किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का स्वर्णिम युग का बिंदु है, ठीक है। यहीं पे अर्थव्यवस्था क्या होगी, पूर्ण रोजगार की अवस्था में यहीं पे अर्थव्यवस्था होगी। और पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का समुचित उत्पादन, समुचित प्रयोग करके हम उत्पादन को क्या कर रहे हैं, अधिकतम कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग के सामने ये रहा। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। 2 घंटे की मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा लाइक और शेयर तो बनता है। आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेगी। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहा है भैया, द्वैतवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि किसका किसका अस्तित्व होना चाहिए। द्वैतवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है भैया, द्वैतवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि पारंपरिक क्षेत्र, पारंपरिक क्षेत्र में क्या है दोस्तों हमारे देश में, पारंपरिक क्षेत्र में क्या है, पारंपरिक क्षेत्र में हथकरघा उद्योग है, ठीक है, जो खादी वस्त्र उद्योग है, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों कपास है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों से इस जो हमारे पारंपरिक क्षेत्र है उसके आधार पे भी हम उत्पादन कर रहे हैं, और जो आधुनिक उद्योग हैं उसके आधार पे भी हम उत्पादन कर रहे हैं। तो पारंपरिक क्षेत्र के साथ साथ आधुनिक उद्योग आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का सह अस्तित्व ही क्या कहलाता है, द्वैतवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं, एक द्वैतवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित तो सबको पता होगा कि जहां पे क्या होता है कि सरकार का और निजी पूंजीपतियों का दोनों का सह अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, समय समय पे टेस्ट सीरीज दीजिए, इवैल्यूएशन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दिए जा रहे हैं। बस आप एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीजों को वहां पे देखते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की होगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ 2500 रुपए इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे है या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर जो क्या होगा हैरड डोमर मॉडल में जीए अगर जो ग्रेटर देन होगा जीडब्ल्यू के, तो हैरड साहब बताते हैं डोमर साहब बताते हैं कि ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए क्या होगा, महंगाई उत्पन्न हो जाएगा, मतलब दीर्घकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग यही बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ये क्या है, जी ए क्या है, जी ए क्या है, जी डब्ल्यू क्या है, ठीक है। तो जी ए जो है ये वास्तविक वृद्धि दर को दर्शाता है, ठीक है, और जी डब्ल्यू जो है वो अभिष्ट वृद्धि दर को। तो जो वास्तविक वृद्धि दर होगी, वास्तविक वृद्धि दर, वृद्धि दर किस बड़ी होगी अगर जो अभिष्ट वृद्धि दर के, अभिष्ट, ठीक है, अभिष्ट वृद्धि दर के। तो ऐसी स्थिति क्या होगी, दीर्घकाल में स्थिति उत्पन्न करेंगी। अगला प्रश्न, निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत क्या है भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ, सुबह वाली क्लास 10 बजे होगी, परेशान ना होइए, थोड़ी सी आज समस्या वहां पे थी, अदरवाइज आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुबह 10 बजे भी सभी लोग क्लास को ज्वाइन किया करिए। जो लोग भी अभी तक 10 बजे वाली क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक का चैनल दिया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं क्लास को। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन साहब की बात सभी लोग बोल रहे हैं। और कोई, बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि निम्न संतुलन पास सिद्धांत किसने दिया था, तो नेल्सन साहब ने दिया था। क्या कहे थे? ये कहे थे कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उन देशों में जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, वो जीवन निर्वहन के बराबर हो जाती है। ठीक है, जीवन निर्वहन के बराबर होती है। अर्थात लोगों के जब जीवन निर्वहन के बराबर होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रोटी, कपड़ा और भोजन इसी की व्यवस्था कर पा रहे हैं और उनके पास न बचत बच रहा है, उनके पास कोई सेविंग नहीं बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो निवेश होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा। और जब निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आय भी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे सॉरी, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? नेल्सन साहब के द्वारा दिया गया था। और नेल्सन साहब ने क्या कहा था कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, उन देश में जो लोग निवास करते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो इतनी न्यूनतम होती है कि वो केवल और केवल अपना जीवन निर्वहन कर पाते हैं। अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था कर पाते हैं। उनके पास बचत होता ही नहीं है। तो जब बचत होता ही नहीं है तो उनका निवेश भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब निवेश कम होता है तो आय भी उनका कम होता है। तो स्टिल वो क्या होते हैं कि प्रति व्यक्ति आय उनका क्या होता है? नीचे स्तर पे बना रहता है। तो यही बात किसने कही थी? नेल्सन साहब के द्वारा कहा गया था। तो ये जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किसका मॉडल 3 भिन्न वृद्धि दरों की अवधारणाओं पर आधारित है? जी एन, जी ए, जी डब्ल्यू। कौन है? स्वर्णिम बिंदु। ठीक है, कौन? स्वर्णिम बिंदु। 3 भिन्न धारणा इसी में तो है, वास्तविक समृद्धि दर, वांछित समृद्धि दर और प्राकृतिक समृद्धि दर। बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर और अभिष्ट वृद्धि दर। सॉरी, प्राकृतिक, ठीक है, वास्तविक और अभिष्ट। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर आई होप की क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, हेडर्ट साहब का, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो छुरीधार संतुलन भी किससे संबंधित है? इन्हीं से संबंधित है ना। क्या कहते हैं? कहते हैं अगर जो जी ए बराबर होगा जी एन के बराबर होगा जी डब्ल्यू के, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होगी। ये प्रश्न देखिए, इस समय मैं देख रहा हूँ कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशियन ड्रामा जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है? कब लिखा गया पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, 1968 में लिखा गया है। किसके द्वारा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। तो जितने लोग भी गुरनार मेडल की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो एशियन ड्रामा जो है वो लिखा गया है 1968 में। और ये पुस्तक जो है वो जो एशियाई देश हैं, जो एशिया के देश हैं, तो एशिया के देश हैं उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, एशिया के जो देश हैं उनकी गरीबी के बारे में इसमें क्या लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है वो 10 साल के लिए रिलीवेंट है, मतलब 10 साल के आंकड़ों को दिखाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं गुरनार मेडल, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखना है, छोटी सी बात है कि एशियन ड्रामा, क्या इन्हें नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था? कमेंट करके बताइएगा, क्या इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इस पुस्तक के लिए? कमेंट करके बताइएगा। तो एशियन ड्रामा पुस्तक जो है वो कब लिखी गई थी? 1968 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? गुरनार मेडल के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में जो एशियाई देश हैं, मतलब जो एशिया के देश हैं, इन देशों के गरीबी के बारे में अध्ययन किया गया। और गरीबी के बारे में कितने वर्षों का अध्ययन किया गया? 10 वर्षीय अध्ययन किया गया।
तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा गुरनार मेडल साहब को नोबेल प्राइज इस पुस्तक के लिए मिला है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न बनते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्लास आप ही की तो है, तो इतने सारे लोग क्लास ज्वाइन किए हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों भैया। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो सभी लोग कर दिया करिए। ठीक है, क्या उत्तर आएगा भाई, ए की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है कि Q इज इक्वल टू, ठीक है, ए टी एफ ब्रैकेट में K और L। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। क्यू क्या है, क्यू क्या इंडिकेट करता है, उत्पादन को इंडिकेट करता है। एटी क्या इंडिकेट करता है भैया, किसी दिए हुए समय में टेक्नोलॉजी को, किसी दिए गए समय में तकनीकी को। और एफ ब्रैकेट में के और एल क्या इंडिकेट करता है, ये के और एल जो है ये पूंजी और श्रम को इंडिकेट करता है, पूंजी और श्रम को इंडिकेट करता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अमर्त्य सेन साहब को मिला था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भैया बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि भारत में सोलो का आर्थिक वृद्धि मॉडल क्या लागू होता है या नहीं लागू होता है, या लागू होता है तो कितना लागू होता है। तो आपको यहाँ पे क्या जानना चाहिए भैया, क्या जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि सोलो साहब का जो थियरी है क्या वो विकसित देश के लिए है। अगर जो विकसित देश के लिए होगा तो नहीं लागू होगा, अगर जो विकासशील देश के लिए होगा तो फिर क्या होगा, लागू हो जाएगा। इजी सी बात है, कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सभी लोग, और कोई भैया, और कोई सी के अलावा, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सोलो साहब का जो आर्थिक वृद्धि मॉडल है ये विकसित देशों की बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये आंशिक रूप से भारत में ये क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, सोलो साहब का मॉडल विकासशील देश के लिए है कि विकसित देश के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सोलो साहब का मॉडल विकासशील देश के लिए है या विकसित देश के लिए है या अल्प विकसित देश के लिए, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न कि आर्थिक वृद्धि का कॉरिडोर मॉडल कहां लागू नहीं होता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, सुमन शर्मा जी, मनोहर जी, निरुपमा सिंह जी, राजेश कुमार जी, दुलाल जी, रीता कश्यप जी, प्रियम मिश्रा जी, फरीन फातिमा जी, अनीस जी, मंजुला शर्मा जी, उषा रावत जी, लाल बहादुर जी, अफजल हसन जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सुनील चौबे जी, अफसाना सिद्दीकी जी, बिल्कुल ठीक है सभी लोग। क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक वृद्धि का जो केलदार मॉडल है ये केवल और केवल क्या होता है कि विकासशील देश में लागू होता है या अल्प विकसित देश में लागू होता है, अर्थात पिछड़े देश में लागू होता है, ये विकसित देशों में लागू नहीं होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी लोग बी बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास का कैलडोर मॉडल जो है वो विकसित देशों में नहीं लागू होता है, वो अल्प विकसित देश या पिछड़े देशों में विकासशील देशों में लागू होता है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि ये बताइए कि बड़े धक्के का सिद्धांत किस पर बल देता है। और ठीक है, और देखिए कभी भी जिंदगी में पहली सफलता मिल जाए ना तो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करना है। अब ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए रिलैक्स कर गए कि चलो ठीक है सफल हो गए,
ठीक है, थोड़ी-सी क्या होती है ना कि आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, तो आदमी जो होता है वो कम्फर्ट ज़ोन में जाने जाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जो एक सफलता मिल गई है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को उस पोज़ीशन पे ला करके खड़ा कर दिए हैं कि अब आपको लगातार सफलता मिलेगी, ठीक है? तो कभी भी कम्फर्ट ज़ोन में जाने का प्रयास ना करिए। सफलता मिल रही है, तो लगातार परीक्षाओं को दीजिए, लगातार इसी तरीके से बने रहिए, बहुत कुछ ज़िंदगी में मिलने वाला है ना? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। सभी लोग ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। किसने दिया था? बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? रोजेस्टीन रोडान ने दिया था क्या? किसने दिया था? बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया था? तो जितने लोग भी रोजेस्टीन रोडान की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। रोजेस्टीन रोडान का कहना क्या था? कहना ये था कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, उसमें लोगों की आय बहुत कम होती है। लोगों के पास आय कम होती है, तो इस वजह से निवेश भी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे क्या करना चाहिए? व्यय करना चाहिए, जिससे मांग व पूर्ति क्रियाशील हो सके और लोगों की जो निवेश क्षमता है उसमें वृद्धि आ सके। ठीक है, तो जितने लोग भी बड़े निवेश क्षेत्र पर बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये रोजेस्टीन रोडान जो थे वो संतुलित विकास सिद्धांत से संबंधित थे या असंतुलित विकास सिद्धांत से संबंधित थे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारी बातें मैं ही थोड़ी बताऊंगा, आप भी कुछ बताइए मुझे। प्रोजेस्टीन रोडान जो थे वो संतुलित विकास से संबंधित थे या असंतुलित विकास से संबंधित थे? जैसा कि पढ़ते हैं ना, संतुलित विकास की बात कौन करता है? हमारे रेगनर नर्स साहब करते हैं। और असंतुलित विकास की बात कौन करता है? हर्समैन साहब करते हैं। तो रोजेस्टीन रोडान साहब किसकी बात करते हैं? बता दीजिए भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? बिल्कुल ठीक है, संतुलित की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रोजेस्टीन रोडान संतुलित की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन? हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? इस प्रश्न का उत्तर सी बोल रहे हैं सभी लोग। उस्मान भाव ए भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ए वाले कितने हैं? ए वाले कितने हैं? बिल्कुल ठीक है। तो आधुनिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर क्या होगा? गलत हो जाएगा। और जितने लोग भी ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं उनका गलत होगा, और जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका सही होगा। और इनको याद रखिएगा कि इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आधुनिक आर्थिक विकास के विचार को विकसित करने का श्रेय साइमन कुजनेटस साहब को जाता है, और इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि फ्रीडम इज डेवलपमेंट। ठीक है, अगर जो हमको स्वतंत्रता दीजिए वही हमारा क्या है? विकास है। ये बात किसने कही थी भाई? स्वतंत्रता ही विकास है। चलिए, क्या उत्तर होगा? और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर कर दिया करिए, और कम से कम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और कम से कम संडे टू संडे टेस्ट दीजिए। और देखिए कि प्रश्न किस चैप्टर के गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर को बार बार पढ़िए। ठीक है, सारी चीजें सही हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना? तो टेस्ट भी जरूर दिया करिए, जिससे आपको पता चल पाएगा कि और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भैया? सी बोल रहे हैं, अमर्त्य सेन की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। फ्रीडम, अगर जो आप हमें स्वतंत्रता दे दीजिए तो वही हमारे लिए क्या है? वही हमारे लिए क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है, विकास है। तो जितने लोग भी अमर्त्य सेन साहब की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है? संतुलित वृद्धि, अब चलिए वही प्रश्न आ गया। ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र है, अगर जो अर्थव्यवस्था में कोई क्षेत्र ए है, कोई क्षेत्र बी है, कोई क्षेत्र सी है, कोई क्षेत्र डी है,
तो इन सभी क्षेत्रों में आप क्या करिए कि समान रूप से निवेश करिए। इन सभी में समान रूप से निवेश करिए, तो समान रूप से निवेश करेंगे तो देश जो होगा वो आर्थिक विकास करेगा, ठीक है। लेकिन असंतुलित की बात जो कौन करता है, हर्षमैन साहब बोलते हैं। हर्षमैन साहब बोलते हैं, ये असंतुलित सिद्धांत की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्रों में आपको निवेश नहीं करना है, उन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करिए जिसमें लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। और अगर जो यहाँ पे लाभ ज्यादा मिलता है तो फिर इस लाभ को क्या करिए कि ए और डी तक पहुंचाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने महानुभाव क्या बोल रहे हैं कि लेविस साहब हो गए, बिल्कुल ठीक है, और रेगनर नर्स साहब हो गए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेल्सन और सीगर जो है वो किससे संबंधित है, ये असंतुलित विकास से संबंधित है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और गुरनार मेडल भी इसी से संबंधित है, लेकिन उनको दिया नहीं गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हिक्स और हेरड की तटस्थ तकनीकी प्रगति को स्वीकार करने वाली उत्पादन फर्म के प्रतिस्थापन की लोचशीलता कैसी होती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है जहां पे आपको आपकी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ते रहेंगे, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ते रहेंगे, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज को देते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और आपको करंट भी प्रोवाइड की जा रहे हैं। सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। आप वहां पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर से कुछ भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि स्वीकार करने वाले उत्पादन फर्म के प्रतिस्थापन की लोचशीलता जो होती है वो इकाई के बराबर होती है सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो हिक्स और हैरत के तटस्थ तकनीकी प्रगति को स्वीकार करने वाली उत्पादन फर्म के प्रतिस्थापन की जो लोचशीलता होती है वो किसके बराबर होती है, वो इकाई के बराबर होती है, अर्थात ए के बराबर होती है, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे भैया तो अब इसके पीछे पूरा लंबा चौड़ा थियरी है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार अधिशेष मान किस पर निर्भर करता है। चलिए मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार अधिशेष मान किस पर निर्भर करता है, क्या उत्तर आ रहा है भैया। देखिए लगभग 100 लोग लाइव होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइव की संख्या देखिए कितनी कम है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्लास उतने लोग भी शेयर नहीं कर रहे। भैया 2 घंटे की क्लास में ले रहा हूं आपके लिए ही क्लास हो रही है, तो कृपया करके थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ये हमारी क्या है नैतिकता बनती है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मार्क्सवादी विश्लेषण जिसमें क्या मार्क्सवादी विश्लेषण किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्या कहा था भैया, क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में 2 समूह लगा हुआ है। पहला जो है वो उद्योगपति है, मतलब एक तरफ उद्योगपति है, दूसरे तरफ क्या श्रमिक है। ये जो उद्यमी है वो क्या कर रहा है, श्रमिकों का शोषण कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि इनकी सीमांत उत्पादकता बहुत ज्यादा है, ये उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इसकी तुलना में इसे मजदूरी बहुत कम दे रहा है, और इसके शोषण करने के कारण ही उद्यमी को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, ठीक है। उद्यमी को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं अधिशेष और आवश्यक श्रम समय, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार अधिशेष मान किस पे निर्भर करता है, तो अधिशेष और आवश्यक श्रम समय पे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा आराम से इस प्रश्न को करिएगा और ऐसे प्रश्नों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न को देख के परेशान हो जाते हैं, जब परेशान हो जाएंगे तो क्या होगा कि फिर कैसे काम चलेगा। और पीजीटी की बात अगर जो मैं करूं दोस्तों, तो इस प्रश्न का वेटेज आपके एग्जाम में बढ़ने वाला है, ठीक है।
पीजीटी की बात करें तो अब हमारी समझ से इस प्रकार के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी प्रश्न देखने को मिल सकते। यूपी पीजीटी की बात करें तो इस प्रश्न के वेटेज जो है, अभिकथन और तर्क वाले जो प्रश्न है इसके वेटेज बढ़ने वाले। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, ईएन रोजेस्टीन रोडान मॉडल में उत्पादन में अविभाज्यता की धनात्मक भूमिका का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, रोजेस्टीन रोडान ने, अगर जो बात करें रोजेस्टीन रोडान मॉडल में उत्पादन में अविभाज्यता की धनात्मक भूमिका का विश्लेषण किया गया है। देयर इज नो डाउट। ठीक है, 100% ठीक होने वाला है। अविभाज्यता को हटाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, स्थिर नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं ये उत्पादन के पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं भैया, पढ़े होंगे तो क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं। उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो बढ़ती अवस्था में होते हैं। ठीक है, स्थिर नहीं होते हैं। तो जितने लोग भी ए नहीं बोल रहे हैं, कोई भी ए नहीं बोल रहा है, जो लोग भी ए नहीं बोल रहे हैं सब गलत हो गए है ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है, 100% ठीक होने वाला है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उत्पादन में पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, और देखिए दोस्तों, जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं आपसे यही कहूंगा कि एक अच्छा सा प्यारा सा शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बाध्यता जरूर बना लीजिए कि हमको इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है, और अपने आप से इतना ईमानदार हो जाइए कि उस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बेसिकली जो तैयारी करता है उसके सामने यही समस्या होती है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तब तो आप रूटीन बना लेते हैं कि हमको 2 घंटा सुबह, 3 घंटा सुबह, 3-4 घंटा शाम को पढ़ना है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है ना, वो सोचता है कि जब हमको लंबा समय मिलेगा 4-5 घंटे का, तभी हम पढ़ेंगे। अभी मार्केट जाना है तो कैसे पढ़ें, अभी चाय पीना है तो कैसे पढ़ें, अब क्या किए हैं, लंच कर लिए, डिनर कर लिए, तो थोड़ा सा आराम की जरूरत है, आराम नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क क्या है, हमेशा लगे रहते हैं। तो अपने आप से थोड़ा सा ईमानदार होकर के समय को सही तरीके से क्या करिए, यूटिलाइज करिए। और अगर जो इस शरीर को आराम देने लगेंगे ना, तो पूरा दिन भर सोएंगे, रात भर सोएंगे, लेकिन फिर भी जब कुछ घंटों के लिए उठ खड़ा होंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है। आप कहेंगे कि यार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब तो उम्र भी हो गई है ना। 80 साल का वृद्ध व्यक्ति जो है वो काम करता है पूरा दिन भर, लेकिन जो लोग 30-35 साल के होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, कहते यार अब उम्र हो गई, अब नहीं हो पाता है। कोई उम्र नहीं हुई है, आलस आलस है, बस सोए रहेंगे तो कोई शरीर एक्टिव कैसे रहेगा। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मजा आएगा जीवन में। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित इससे है कि निजी और सामाजिक लाभों के बीच अपसरण दूर करने हेतु क्रियाकलापों का व्यापक स्तर पर क्या करना, विचार करना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या जिसको किसने दिया था, रैगनर नर्स साहब ने दिया था। क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र जो होते हैं समान रूप से निवेश होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में समान रूप से निवेश होंगे तो निजी और सामाजिक लाभों के बीच जो होगी वो अपसरणता दूर होगी और उसके क्रियाकलापों का व्यापक स्तर पर क्या होगा, विस्तार होगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिया। क्या उत्तर होगा? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई?
एक लोग इलाहाबाद में हैं, 2-3 बार इंटरव्यू दिए हैं आयोग का वो भी। तो एक दिन हमसे मिले तो कहे कि तिवारी जी, अब उम्र हमारी हो गई है, अब मन नहीं करता है कि बैठ के 4-5 घंटे पढ़ें। उसके बाद कुछ ही देर बाद कह रहे कि जो हमारे पिताजी हैं, वो सुबह 6 बजे उठते हैं और शाम को रात में 9 बजे तक काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, पुत्र की उम्र हो गई है और पिता की अभी ये उम्र नहीं हुई है कि वो क्या करे, आराम करे। तो कह रहे कि हाँ, यही नहीं समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि टी डब्ल्यू सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दिया। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, गलती हो रही है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि टी डब्ल्यू सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किसका अनुपात दिया। तो शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात की इन्होंने बात किया। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन्होंने मानवीय शिक्षा पे क्या दिया था, बहुत बल दिया था। सुल्ज साहब ने क्या दिया था, मानवीय शिक्षा पे बल दिया था, ठीक है। और ज्ञान और कौशल इन्होंने बताया था कि पूंजी के 2 रूप है, एक जो है वो ज्ञान है और दूसरा जो है वो कौशल है, ठीक है, यानी दक्षता है, ठीक है। ज्ञान और कौशल जो है वो क्या है, पूंजी के 2 रूप हैं। तो इसमें इन्होंने अनुपात की बात की, शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और याद रखिएगा कि किसने कहा था कि मानव में निवेश करना, मानव में निवेश करना, मानवीय पूंजी में निवेश करना, मानवीय पूंजी में निवेश करना, अर्थव्यवस्था में निवेश कर, मानवीय पूंजी में निवेश करना, अर्थव्यवस्था में निवेश करना है, ठीक है। मतलब अगर जो आपको अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर को बढ़ाना है तो मानवीय पूंजी में निवेश करिए, ठीक है। अर्थात लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी स्वास्थ्य दीजिए, अच्छा परिवहन दीजिए, अच्छी अच्छी बिजली दीजिए, ठीक है। तो अगर जो मानवीय विकास आप कर रहे हैं तो आप निवेश क्षमता में वृद्धि करना है। ये बात भी किसने कही थी, सुल्ज साहब ने कही थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मुझे याद आ गया, ये स्टेटमेंट पूछता है। तो पूंजी का अवशोषण क्षमता की बात करें दोस्तों, तो कौन हुआ, हर्षमैन साहब हुए, हर्षमैन साहब हुए, ठीक है। तो पूंजी के अवशोषण क्षमता की बात करें तो कौन था, एम कैलेकी थे, ठीक है। अवशोषण क्षमता की बात जो था वो ये एक अर्थशास्त्री हुए, एम कैलेकी। तकनीकी द्वैधता की बात करें दोस्तों तो हिगिंस साहब कहाँ पे हैं, यहाँ है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सबको पता होगा, मॉरिस डी मॉरिस। और उद्योगों के विस्तार हेतु अनुमेय एवं अनिवार्य क्रम की बात करें तो दोस्तों ये हर्षमैन साहब की बात है। अनिवार्य क्रम मतलब क्या, जिसको ज्यादा, जहां पे ज्यादा लाभ मिलने की जरूरत है वहां ज्यादा निवेश करिए और जितना कम क्या करिए, जहां पे क्या बोल रहे हैं, 1 4 3 2 बोलिए, हैं ठीक है। तो देखिए, अगर जो ऐसे प्रश्न आपको नहीं आते हैं, मुझे पता है कि ये वाला जो दो ए और बी जो है वो ट्रिकी है। तो इन केस मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में आपको ये पता नहीं है कि ए किसने दिया, बी किसने दिया, तो सी तो आपको रट्टा होगा, आपने जिंदगी भर में इकोनॉमिक्स इतना पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है वो किसने दिया था, डी मैरिस साहब ने दिया था, मैरिस डी मैरिस ने दिया था। ये बात तो सबको पता होगी। तो आप क्या कर दीजिए कि सी का 3 मिला दीजिए
और उद्योगों के विस्तार हेतु तो अनुमेय एवं अनिवार्य क्रम की बात पता ही होगी कि हर्ष मैन ने दिया था, तो क्या कर दीजिए डी का 2 मिला दीजिए। अगर जो इसको सेट कर देंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में कभी कभी अगर जो चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं फिर भी आप क्या कर सकते हैं, सेट करके प्रश्न को सही तरीके से उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लाइक शेयर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं भैया। चलिए अगला अगला प्रश्न, इस सुपिटर के विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए भाई, ये प्रश्न जो बताएगा वो बहुत ही बहादुर स्टूडेंट होगा, बहादुर बच्चा होगा। बता दीजिए, बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत मजेदार, मजा आएगा। चलिए, नेहा सिंह जी, शुक्ला जी, अर्चना जी, सरिता जी, लाल बहादुर जी, चलिए विकास सक्सेना जी, आरिफा जी, रेणु जी, सुरेंद्र जी, तस्नीम जी, सुंदरी कुमारी जी, नैना यादव जी, सभी लोग सी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है कि सुपिटर के विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही ये है कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र एक आर्थिक प्रणाली को की दक्षता को बढ़ाता है, ये कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र तो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी ये आर्थिक जड़ता लाता है ना, आर्थिक जड़ता लाता है, क्योंकि यहाँ पे पावर मिल जाता है कुछ लोगों को और वो लोग अपने अनुसार चीजों को क्या कर देते हैं, कंडक्ट करते हैं। कौन कौन छूट गया भाई, सदानंद मिश्रा जी आप छूट गए, चलिए सुमन शर्मा जी, दीक्षा जी, चलिए जो लोग छूट गए अपना नाम एक बार ले लीजिएगा खुद से, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि एल पसीनेती एक अर्थशास्त्री हुए, तो उन्होंने ये कहा कि कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। यह इसके द्वारा दिए गए समृद्धि मॉडल एक की महत्वपूर्ण मान्यता है। तो एल पसीनेती एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने बताया, ठीक है। याद रखिएगा, कामगारों के पास एक पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उसकी बचत से हुआ। अब देखिए गलती ये होती है ना, ये जो कामगार है ना इसको आप छोड़ देते हैं, अर्थात कामगार का मतलब किससे संबंधित है, सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं श्रमिक का। तो इसके पास कम से कम इतना पूंजी होना चाहिए कि इस पूंजी से वो बचत कर पाए, मतलब उसको जीवन निर्वहन मजदूरी नहीं देनी चाहिए, ठीक है, उसको न्यूनतम स्तर मजदूरी नहीं देनी चाहिए। आप उसको उतना मजदूरी करिए दीजिए कि 10 रुपए दीजिए तो उसमें से 2 रुपए वो क्या कर ले, सेविंग भी कर ले। ये बात कही थी एल पसीनिधि साहब ने, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निरपेक्ष अभिसरण के अस्तित्व के लिए सही नहीं है, ठीक है, क्या उत्तर होगा, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। डी बोल रहे हैं सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निरपेक्ष अभिसरण के
अस्तित्व के लिए सही नहीं है। निरपेक्ष अभिसरण कब होता है? निरपेक्ष अभिसरण कब होता है? ये तब होता है जब निर्धन देश, ठीक है, धनी देश, निर्धन देश हो गया, या धनी देशों के मध्य बचत दर या जनसंख्या दर या तकनीकी दर या ह्रास दर समान मान लिया जाता है, ठीक है। तो जब धनी देश और निर्धन देश दोनों के मध्य तकनीकी को या बचत को या जनसंख्या को समान मान लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निरपेक्ष अभिसरण की स्थिति क्या होती है दोस्तों? उत्पन्न हो जाती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि समान पूंजी श्रम अनुपात, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो अगर जो आपको ये प्रश्न कभी भी आपने नहीं देखा है, तो आप बस इतना बहुत आसान भाषा में मैं बता दूं कि इसमें निरपेक्ष अभिसरण के अंतर्गत क्या होता है कि एक होता है गरीब देश, ठीक है, और दूसरा देश जो होता है वो होता है अमीर देश, और इन दोनों के मध्य क्या माना जाता है कि भैया जो जनसंख्या की दर इसकी है, जनसंख्या दर जो है इसकी जो गरीब देश की है उतनी वही दर अमीर की भी है, ठीक है। बचत जितना गरीब देश कर रहा है उतना ही बचत जो है अमीर देश भी कर रहा है, ठीक है। तो समान पूंजी श्रम अनुपात, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निरपेक्ष अभिसरण के अस्तित्व के लिए सही नहीं है, तो समान पूंजी श्रम अनुपात नहीं ठीक है, भिन्न पूंजी श्रम अनुपात तो ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है। तो निरपेक्ष अभिसरण को दोस्तों भिन्न श्रम अनुपात बोला जाता है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? इस सोलो के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होता है? सोलो के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया? डी बोल रहे हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, पूंजी श्रम अनुपात, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है कि सोलो के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होता है? तो पूंजी श्रम अनुपात का होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जेम्स मीड के मॉडल की विशेषता नहीं है? चलिए भैया, जेम्स मीड के मॉडल की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए दोस्तों, जब भी सेशन मैं तैयार करता हूं आप लोगों के लिए, तो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत संतुलन बैठा करके प्रश्नों को लाया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न आपके सामने लाया जाता है, एक स्ट्रेटेजी के तहत आपके सामने प्रश्न लाया जाता है। आपने देखा होगा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के इतने सारे सेशन किए, ठीक है, लेकिन जब भी नया सेशन आपको दिखता होगा तो उसमें लगता होगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो नए हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा दोस्तों ये बिल्कुल प्रयास किया जाता है कि आप एक भी प्रश्न को मिस ना करें, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही चीजें चलती रहेंगी। नए नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रयास यही रहे कि पूरा सेशन को ज्वाइन करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जेम्स मीड के मॉडल की विशेषता नहीं है? तो जेम्स मीड के मॉडल की विशेषता जो है वो क्या नहीं है? चलिए क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, नियो क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की पुस्तक थी, जेम्स मीड की थी। और जितने लोग भी हैं ना भाई, जितने लोग भी हैं सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन जेम्स मीड के मॉडल की विशेषता नहीं है? तो इनके मॉडल की विशेषता यह नहीं है कि ये जनसंख्या वृद्धि और बचत दर के बीच संबंध की जांच करता है, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर और बचत वृद्धि दर के बीच संबंध की जांच ये नहीं करता है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक होगा, और जितने लोग भी क्या बोलेंगे बी बोल रहे हैं सबका उत्तर क्या होने वाला है? गलत होने वाला है, ठीक है। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब इसके लिए जेम्स मेड का मॉडल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
अगला, नहीं नहीं, जो ग्राफी पे क्लास हो रहा है वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं ना, कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। तो जो क्लास ग्राफी पे होती है वो क्लास ग्राफी पे ही होगी, वो यूट्यूब पे नहीं होगी। और जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो ग्राफी पे नहीं। तो जो लोग भी ग्राफी पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, सुबह में 10 बजे क्लास एक और होती है, वहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। अभी तक टीजीटी के 2 साल के पेपर को हम लोगों ने देखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे ग्राफी का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करके आप क्या करिएगा कि मुझे वहां फॉलो कर लीजिएगा। सुबह में 10 बजे आपकी क्लास होती है। क्या उत्तर होगा भैया? बिल्कुल ठीक है। कि यदि सोलो के समृद्धि मॉडल की मुख्य भविष्यवाणी वैध हो तो कौन सी बातें ठीक होंगी? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि देश के बीच प्रति व्यक्ति आय वास्तविक जीडीपी जीडीपी के अंतरों में कमी लाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा याद भी रखिएगा, थोड़ा सोलो साहब को पढ़ लीजिएगा। सोलो साहब को हालांकि मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया है, एक बार देख लीजिएगा। तो यदि सोलो के समृद्धि मॉडल की मुख्य भविष्यवाणी क्या है, वैध है, मतलब तर्क संगत है, तो ऐसी स्थिति में देशों के बीच प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी के अंतरों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द राइट आंसर। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी? वास्तव में आपके देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होगी? राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होता है भैया? इजी सी बात है, ये तो सभी लोग करने चाहिए प्रश्न, कोई गलत करेगा क्या? राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होता है? आपके देश की जो राष्ट्रीय आय है, अर्थात जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, उसमें वृद्धि कब होगा? कब होगा भैया? तभी तो होगा जब मांग और पूर्ति क्रियाशील होगा। मांग व पूर्ति, मतलब मांग भी ज्यादा होगा और पूर्ति भी उसका ज्यादा होगा। और मांग व पूर्ति कब ज्यादा होगा? जब उत्पादन का स्तर ज्यादा होगा, मतलब जब उत्पादन बढ़ रहा होता है। तो अगर जो देश में उत्पादन के स्तर में निरंतर वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उत्पादनों का बढ़ना ही तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहलाता है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। जो लोग डी नहीं बोल रहे हैं वो कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं, और कंसंट्रेट नहीं होके पढ़ रहे हैं तो इसलिए गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए, कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान 10,000 करोड़ रुपए है, अप्रत्यक्ष कर 1500 करोड़ है, सब्सिडी 800 करोड़ है, तो राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस अधिदान। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? अधिदान का मतलब क्या होगा भाई? अधिदान का मतलब क्या होगा बताइए? अधिदान का मतलब क्या होगा? एक शब्द मैंने बोला है, अधिदान। अधिदान का मतलब क्या होगा बताइए? अधिदान का मतलब क्या होगा बताइए? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया? तो कितना, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान, मतलब क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें कितना दिया है, अप्रत्यक्ष कर कितना दिया है, 1500, 1500 करोड़, और प्लस सब्सिडी, इसी को क्या बोलते हैं, अधिदान बोलते हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अधिदान बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 9300 करोड़। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा, अधिदान। ठीक है, अधिदान या उपादान पेपर में आ जाएगा, फिर आप कहेंगे सर जी अधिदान तो हमने कभी सुना ही नहीं था। बहुत सारे लोग कनेक्ट कर देंगे अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, सच्ची सच्ची बताइए, कितने लोगों को अधिदान जब मैं बोला हूं तो अप्रत्यक्ष कर समझ में आया?
कई लोग इमेजिन किए होंगे कि अधिदान का मतलब अप्रत्यक्ष कर भी हो सकता है। अगला प्रश्न भैया बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उपादान अर्थात सब्सिडी की हम क्या करते हैं, सब्सिडी को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। सब्सिडी हमको गवर्नमेंट हमें जनता को प्रदान करती है। क्यों सब्सिडी प्रदान करती है? ताकि सभी लोगों तक कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो पहुंच सके। जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी आपको मिलता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला। हम्म, हाँ सब्सिडी की बात हो रही थी। चलिए, यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपादान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए तो वह किसके बराबर होगा। बार बार मैं बोलता हूं कि सर जी देख लीजिए, आप थोड़ा सा कापी पेन रखिए अपने पास में। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे राष्ट्रीय आय की कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको थोड़ा सा नोट डाउन किया करिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई गलत करेगा। तो यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपादान को जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए तो वह बराबर होगा साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय के। इकोनॉमिक्स का एकमात्र चैप्टर है, जब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, इससे आसान कुछ नहीं है। लेकिन जब इस थोड़ा भी कंसंट्रेशन कोलैप्स हुआ तो इकोनॉमिक्स में सबसे कठिन चैप्टर है ये, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक बारीक चीज। ठीक है, एक एक शब्द से, दो दो शब्द से प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये आसान बहुत है लेकिन कठिन भी बहुत है। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर होगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति में कौन कौन सदस्य था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय आय समिति में कौन कौन सदस्य था। बिल्कुल ठीक है, आर के वी के राव साहब थे और कौन था, गाडगिल साहब थे। प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब होती है? 1949 में। और आर के वी के राव और गाडगिल जो थे इसके क्या थे, सदस्य थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय आय समिति के सलाहकार कौन थे, है ना। सलाहकार कौन थे, सलाहकार कौन थे राष्ट्रीय आय समिति के? तो वो थे साइमन कुजनेटस, कुजनेटस। ठीक है, इनका नाम देख के लगता है कि यार ये बहुत पुराने अर्थशास्त्री होंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाल नोबिस साहब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति जो होती है वो 1949 में होती है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो पीसी महालनोबिस हैं। इसके जो सदस्य हैं वो आर के वी के राव हैं और गाडगिल साहब हैं। और इस समिति के जो सलाहकार थे वो थे साइमन कुजनेटस। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला क्या उत्तर होगा भाई, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश कैसा होता है? ये तो आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न, आसान सा है कि नहीं है, ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि नहीं है। आप कहेंगे सर जी घटता है और क्या, ये तो होगा। ऑप्शन नंबर ए कितने लोग बोल रहे हैं, घटने की बात कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ता है। अगर जो कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो उस देश के राष्ट्रीय आय में
तृतीयक क्षेत्र जिसमें क्या आता है, सेवा आता है, तो सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ता है और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान कम होता है। अगर जो आप यूएसए की इकोनॉमी को देखेंगे और भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी को आप देखेंगे तो उनके राष्ट्रीय आय का जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां से केवल और केवल 3% ही योगदान मिलता है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र से उनको केवल 3% के आसपास ही क्या मिलता है, योगदान मिलता है। और सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, यहां से मिलता है, सेवा क्षेत्र से। अगला, ठीक है, अगला है कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मान होता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मान होगा, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? गलतियां हो रही हैं बहुत सारी। डी उत्तर होगा यार, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद इनटू चालू वर्ष में कीमत स्तर और आधार वर्ष में कीमत स्तर। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जिसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का जो मान होगा वो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद इनटू चालू वर्ष में कीमत स्तर अपान आधार वर्ष में कीमत स्तर होता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि ये बता दीजिए कि यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में परिधान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो वह राशि बराबर होगी। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने शायद ऑलरेडी देख लिया, ये प्रश्न देख लिया था ना, इस प्रश्न को देख लिया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं साधन कीमत पर राष्ट्रीय आय के, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में परिधान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह राशि जो होता है वो बराबर होता है साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय के। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, व्यक्तिगत आय बराबर होती है। व्यक्तिगत आय क्या होती है? एक होता है दोस्तों मौद्रिक आय, ठीक है, एक होता है मौद्रिक आय और दूसरा होता है व्यक्तिगत आय, ठीक है। व्यक्तिगत आय नहीं, व्यय योग्य आय, ठीक है, व्यय योग्य आय, ठीक है। व्यक्तिगत आय अलग चीजों के हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि एक होता है मौद्रिक आय और दूसरा होता है व्यय योग्य आय। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, एक सेकेंड। एक होता है मौद्रिक आय, ठीक है, और दूसरा होता है व्यय योग्य आय, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो मौद्रिक आय का मतलब क्या हुआ कि आपको सैलरी मिल रही है 60,000 रुपए और पता चले कि उसमें क्या है कि कुछ पैसे कट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे अप्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ इंश्योरेंस का पैसा है, कट के आपके हाथ में क्या आ रहा है, 50,000 रुपए आ रहा है, 10,000 रुपए कट रहा है। तो आपकी एक्चुअल मौद्रिक मजदूरी क्या है, 60,000 रुपए है, लेकिन व्यय योग्य आपके हाथ में 50,000 रुपए ही आ रहा है, तो आप इसी को खर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भैया? जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि व्यय योग्य आय प्लस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, मतलब ये वाला जो कर है, ये वाला जो कर है व्यय योग्य जो आय है और जो प्रत्यक्ष कर आप कटा दे रहे हैं उन दोनों का योग होता है व्यक्तिगत आय। तो क्या व्यक्तिगत आय जो होगा वो मौद्रिक आय के बराबर होगा? व्यक्तिगत आय, ये व्यक्तिगत आय पूछ रहा है, व्यय योग्य आय नहीं पूछ रहा है ना, तो व्यय योग्य आय नहीं पूछ रहा है, ये व्यक्तिगत आय पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या व्यक्तिगत आय मौद्रिक आय होता है? ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत आय बराबर होगा व्यय योग्य आय प्लस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष। मतलब आपको ये आय हो रही है लेकिन आप इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको आप गवर्नमेंट को कर के रूप में दे रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। अगला, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आएगा भैया? बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं भैया, व्यय योग्य आय होगा और प्लस उसमें हम जोड़ेंगे प्रत्यक्ष कर को, तब जाके वो मिलेगा व्यक्तिगत, ठीक है।
माइनस नहीं होना चाहिए, वो जो प्लस दिया है वो ठीक दिया है ना। माइनस प्रत्यक्ष कर तब होता है, माइनस तब होता है जब वहां पे देता कि व्यय योग्य आय क्या होता है। ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम चुनिए जो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना के में विशेषज्ञ माना गया। बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था ना, कौन? प्रोफेसर बी के आर बी राव। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, आर्थिक समृद्धि में क्या सत्य नहीं है? बढ़िया सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो अगला प्रश्न ये रहा, आर्थिक समृद्धि में क्या सत्य नहीं है? आर्थिक समृद्धि के लिए कौन सी बातें ठीक नहीं है? आर्थिक समृद्धि किससे संबंधित है? विकसित देशों से संबंधित है, और विकसित देश जो होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो मांग होती है उसकी पूर्ति खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार और महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, हस्तांतरण आय का तात्पर्य है कि कभी कभी हस्तांतरण आय दे देता है भैया, और कभी कभी हस्तांतरण आय दे देता है। सुनील जी, सदानंद जी, शांति जी, रेणुका जी, सुमन शर्मा जी, दीक्षा जी, सुची मिश्रा जी, सरिता जी, अमरेश यादव जी, निरुपमा जी, मंजुला जी, फरीन फातिमा जी, वृष्टि जी, रुखसार जी, प्रियम मिश्रा जी, राधिका जी, रेणु जी, अरुधति देवी जी। बात समझ में आ रही है कि कभी कभी हस्तांतरण आय को हस्तांतरण आय भी दे देता है, और ये क्या होता है? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक है सर, कि जो आय आर्थिक क्रियाओं से प्रदर्शित नहीं होता है, अर्थात क्या होता है? पेंशन दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? पेंशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? छात्रवृत्ति दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ, समझिएगा। छात्रवृत्ति दिया जाता है, आपको उपहार सरकार देती है, लैपटॉप देती है, फोन देती है। ठीक है, तो वास्तविक रूप में एक जो पेंशनधारी है, सरकार को कोई सेवा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उसको क्या दे रही है? पैसे दे रही है। छात्रवृत्ति, छात्र पैसा कोई छात्रवृत्ति, छात्र कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी छात्र के सपोर्ट के लिए क्या कर रहा है? सरकार पैसे दे रही है, उपहार दे रही है। क्यों? क्योंकि भैया हम आपको अच्छा बनना है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? क्या बोलेंगे भाई आप? बताएंगे मुझे? आपका ये सर जी देखिए, उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि कब होगा? उत्पादन बढ़ाना है तो इजी सी बात है कि विनियोग बढ़ाना पड़ेगा। विनियोग बढ़ाने के बाद ही तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, जब हम विनियोग करेंगे, ठीक है, हम जब ज्यादा निवेश करेंगे, तभी तो जाकर के हमको क्या होगा कि उत्पादन बढ़ेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, विनियोग में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कल ये प्रश्न किया गया था, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय को मापने का सबसे बेहतर विधि क्या कौन सा है जिसमें सबसे कम त्रुटि देखने को मिलती है? बता दीजिए भाई, कोई गलत करेगा क्या? हम्म, तो जितने लोग भी गलत नहीं करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत करेगा, सभी लोग ठीक करेंगे भाई, सभी लोग क्या है? जिम्मेदार है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि उत्पाद विधि और व्यय विधि दोनों, ठीक है, तो अगर जो राष्ट्रीय आय का मापन
उत्पाद विधि और व्यय विधि के समन्वय के साथ किया जाता है तो राष्ट्रीय आय को के मापन में त्रुटि की संभावना जो होती है वो अत्यंत ही कम होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए सोहन जी गुड इवनिंग, शाम को 7 बजे से क्लास होती है, ज्वाइन कर लिया करिए समय से। अगला प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, किसकी परिभाषा है। एक बात, प्यारी सी बात याद आ रही है, एक खूबसूरत सी बात आपको याद आनी चाहिए कि किसने कहा था कि देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जब करिए ना तो उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते। राष्ट्रीय आय की जब आप गणना जब करिए तो उन्हीं वस्तुओं को शामिल करिए जिन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में माप संभव है। मुद्रा के रूप में माप संभव है, ये बात किसने कही थी सर। तो अब तो सभी लोग ठीक बताएंगे। कौन बताएगा? पीगू साहब बताते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, ये बात कही थी पीगू साहब ने। तो एक ये भी बात याद रखिएगा राष्ट्रीय लाभांश के संदर्भ में, और ये भी बात याद रखिएगा कि पीगू साहब कहते हैं कि अगर आप राष्ट्रीय आय की जब गणना करिए तो राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तुओं को शामिल करिए जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। फिर जब आप पढ़ते हैं क्या बेरोजगारी के बारे में, ठीक है, जब आप वहां पे क्या पढ़ते हैं, आप बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं पीगू साहब, कहते हैं कि भैया पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में चाहिए तो रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मजदूरी कटौती करना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई, पढ़ लीजिए इस प्रश्न को, थोड़ा सा आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय लाभांशों तथा आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आउट करने की जरूरत है। अंतिम उपभोक्ता चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन पूंजी में वृद्धि में है। केवल इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए इस वर्ष की गई सेवाओं की आय है। ये परिभाषा किसकी है? तो जो गहराई से पढ़ा होगा भैया इस प्रश्न को वो जानता होगा कि ये बात किसके द्वारा कही गई है, फिशर साहब के द्वारा कही गई है। अगला, राष्ट्रीय आय की गणना कितने अवधि के लिए की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कितने अवधि के लिए की जाती है भाई, बताएंगे? ओवरकोट और पियानो की बात सर साहब ही करेंगे, है ना? क्या उत्तर आ रहा है कि और कल 10 बजे ग्राफी पे जरूर जुड़ा करिए, है ना, वहां पे काफी महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, तो 10 बजे सभी लोग लाइव जुड़ा करिए ग्राफी पे। क्या उत्तर आ रहे भाई? ये बोल रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग डीबी बता रहे हैं, 5 वर्ष बता रहे हैं। अच्छा भाई, कितने लोग 5 वर्ष बता रहे हैं? राष्ट्रीय आय की गणना कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जितने लोग भी 1 वर्ष की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अरे भैया 5 वर्ष पे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं लोग, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं 1 वर्ष की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक वर्ष से उसकी गणना होती है ना। अगला प्रश्न कि किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अनुमान में अर्थशास्त्रियों को सामना करना पड़ता है। जब राष्ट्रीय आय का हम अनुमान लगाते हैं तो अर्थशास्त्रियों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है? ठीक है, 5 वर्ष योजना आयोग समझ लिए क्या? योजना आयोग के बारे में पंचवर्षीय योजना के बारे में सोच लिए क्या? है? ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे सर,
सी बोलेंगे, बहुत अच्छी बात बोलेंगे कि किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने में अर्थशास्त्रियों का सामना करना पड़ता है अवधारणाओं का और सांख्यिकीय समस्याओं का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मुद्रा के रूप में हम माप नहीं सकते हैं और अवधारणाओं को भी ठीक तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगला, कहीं भी जाइएगा नहीं, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप नोट्स को पढ़िए, अपना रिवीजन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देखिए और आप करंट भी कवर आपको कराया जाएगा। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ, बस आप ईमानदारी से पढ़िए। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। एप्लीकेशन पे पढ़िए, इन सारी चीजों को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी जो बैचेज चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बैचेज है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग बैच है। सभी बैचेस में आपको सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एडमिशन की जो फीस है वो बहुत कम है, ठीक है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, और इतनी सारी चीजें दी जा रही हैं। एडमिशन की फीस बहुत कम है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। आपको ये फीस जो है इस नंबर पे सिंपली पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सीएम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, एक ही नंबर है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी फीस पेमेंट कर सकते हैं और उस फीस पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।